ऑलराइट, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इस बुक के बारे में, द अल्केमिस्ट। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है और ये बुक ना मेरी शेल्फ पे कोई एटलीस्ट 1 साल हो गया है, उससे भी शायद ज़्यादा। और ये मेरी शेल्फ पे पड़ी हुई थी एंड आई वाज नॉट एबल टू रीड इट, क्योंकि मुझे लग रहा था एक तो छोटी सी बुक है, फटाफट खत्म हो जाएगी और इस चक्कर में वो पढ़ी नहीं जा रही थी। और दूसरा ये भी कि इतनी ज़्यादा एक समझ लो कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लीशेड है, जो कि हर किसी को पता है, तो मुझे था कि शायद पता नहीं ओवर रेटेड ही ना हो शायद, तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिले आ रहा था। बट I just completed it this weekend and I wanted to talk about it. But I won't talk about it in a very conventional way because I've seen people have done its reviews और उसके जो भी सारी समरीज पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, तो लोगों ने इसकी पूरी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि क्या होता है, वो शेफर्ड क्या करता है, क्या 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 किन किन स्टेज से गुजरता है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई थिंक टू रीजन है उसकी। सबसे पहले अगर तो आपको सिर्फ इसकी समरी ही पढ़नी है और अगर आपको इस स्टोरी के बारे में जानना है तो यू शुड रीड द ब्लॉग एंड आई हैव रिटन द ब्लॉग ऑन दैट एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो ऑन yaarblogs.com, read its blog and you will know the whole story. Second is the reason why I am not doing this, I'm not telling the story in this video is because ये थोड़ी सी metaphorical book है। इसमें जो पूरी एक स्टोरी है वो मेटाफोर है, मतलब हर जो लर्निंग है वो सॉर्ट ऑफ डिफरेंट है, लेकिन उसको बताने का तरीका, उसको बयान करने का तरीका डिफरेंट है। जिस तरह से बताया गया है वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। और ये गलती अक्सर होती है क्योंकि ये छोटी सी बुक है, तो नॉर्मली जब कोई रीडिंग स्टार्ट करता है ना, जो अपना रीडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा होता है, तो लोग जैसे कि रीडर्स हैं वो नॉर्मली रेफर करते हैं कि यार अल्केमिस्ट पढ़ लो, छोटी सी बुक है तो इतनी मुश्किल भी नहीं है और इसके अंदर वाकई वो कैब वगैरह कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये इट्स वेरी ईजी है। तो लोग नॉर्मली इसके साथ स्टार्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम ये क्या आता है कि जो रीडर नहीं होता यानी नॉन रीडर है, तो वो इसको ना परसीव करता है इसकी फेस वैल्यू के ऊपर, यानी कि जो वो वर्ड्स पढ़ रहा होता है, जो वो स्टोरी सुन रहा होता है, वो उसको उसका लिटरल मीनिंग ले रहा होता है और वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या सोल ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है और फिर क्या ये एलिक्सिर ऑफ लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स एंड फिलोसोफर स्टोन्स। तो ये सारा बड़ा ज़्यादा मैजिकल और अनरियलिस्टिक लगता है, बट देर इज अ रियलिटी बिहाइंड इट, ऑफ कोर्स द रियल मीनिंग is out there. So what I want to talk about in this video is what are some key lessons, and if you will read this, if you will read about this book, if you have completed this book, तो मेरे कुछ अपने उसमें से टेक अवेज हैं जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करूंगा, आपके कुछ अपने टेक अवेज होंगे, और अगर आपको टेक अवेज नहीं समझ आए, आपने सिर्फ लिटरल मीनिंग लिया है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड लर्न दोज टेक अवेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग आई थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस करूँ, मतलब रिव्यू की सेंस में, तो मुझे लगता है कि द बुक वॉज वेरी बेसिक इन टर्म्स ऑफ इट्स वर्डिंग, इन टर्म्स ऑफ इट्स आई वुड से स्टोरी इन इटसेल्फ एज वेल। आई वुड से कि बड़ी सिंपल सी, बड़ी नॉर्मल सी स्टोरी है जिसको आप इजीली फॉलो कर सकते हो और आप एक सिटिंग में बैठ के इसको कंप्लीट कर सकते हो, इतनी कोई डिफिकल्ट बुक भी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से आई थिंक वो एक जो लर्निंग कर्व एक रीडर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे मिले, मुझे नए वर्ड्स मिले, मुझे नई स्टोरीज मिले, मुझे नए फ्रेजेस मिले, मुझे नए कोट्स मिले और उस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा आपको इस बुक में से नहीं मिलने वाला। दूसरा ये है कि स्टोरीज कुछ लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि ये जो है वो उस हमारे प्रोटैगनिस्ट का, हमारे हीरो का जो है, वो फिजिकल जर्नी से ज़्यादा उसका एक स्पिरिचुअल जर्नी है, उसकी एक स्पिरिचुअल लर्निंग इसके अंदर ज़्यादा है। तो वो लोग जो कि स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा, मतलब कि कह लो कि इंटरेस्टेड नहीं होते उन चीज़ों में, या उतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं है और उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वैल्यूएबल नहीं होने वाला। उनको ये लगेगा कि लाइक इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप इसको इस परस्पेक्टिव से देखोगे कि आपने उसमें से सिर्फ फिजिकल जर्नी में से कुछ सीखना है, फिजिकल लेसन्स, तो वो शायद प्रोबेबली इट विल बी बोरिंग फॉर यू बिकॉज इट्स मोर लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग। So that is there. The good parts is because I think there are valuable lessons in terms of motivating you to find your purpose, to go for it, to find a goal, to have that goal. And we often hear this thing a lot कि हमें आस-पास सुनने को मिलता है, जो भी लोगों ने, जिन्होंने की ज़िंदगी में कुछ अचीव किया होता है, वो हमेशा ये बताते हैं कि एक गोल होना चाहिए आपको, उसको परस्यू करने के लिए यू शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये उस तरह से सॉर्ट ऑफ मोटिवेटिंग है और इसलिए इतने सालों से ये बुक चलती आ रही है। इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज बिकी हैं और बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट भी हो चुकी है। अगर आप ऐसे हैं व्यूअर जिसमें, जो आपको लगता है कि इंग्लिश में पढ़ना के लिए मुश्किल होगा, तो ये उर्दू में भी इसकी ट्रांसलेशन हुई है, तो आप वो वाली बुक भी लेकर पढ़ सकते हो। अच्छा, देखो, इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं और वो डिफरेंट लोगों से मिलता है और हर बंदा जो है उसको कुछ ना कुछ लेसन सिखाता है और वही लेसन जो है ना हम अपनी अमली ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो कन्वर्सेशन है जो उसकी अपनी फादर से होती है, और आई थिंक वो थोड़ी सी हम उसको निगलेक्ट करते हैं। मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं, उस पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन बिकॉज़ दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। व्हाई? क्योंकि जब उसके फादर से अपने अपने अब्बा के साथ वो डिस्कशन कर रहा होता है, तो उसका अब्बा उसको इस चीज़ पे
कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, उसको डिफरेंट पॉइंट्स दे रहा होता है कि वो ना मूव करे स्पेन से, उसको ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की। वो उसे कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ हैं, एंड ऑल दैट, यू हैव एवरीथिंग हियर, पीपल कम हियर टू विजिट दीज थिंग्स व्हिच वी हैव, एंड वी शुडंट टेक दैट फॉर ग्रांटेड एंड ऑल। और वो कंटिन्यूसली उसके साथ आर्ग्यू कर रहा होता है कि नहीं, आई लाइक टू ट्रैवल एंड आई वांट टू ट्रैवल एंड व्हाट शुड आई डू इफ आई वांट टू बिकम अ ट्रैवलर। तो आई थिंक इसमें से जो की टेक अवे और जो लेसन है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपके लिए जो आपका गोल है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आइदर या तो वो गोल बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रिवियल है, या फिर वो स्टूपिड है, या फिर वो इट्स नॉट वर्थ परस्यूइंग, बट फॉर यू देयर इज़ अ वैल्यू इनटू इट। और हर इंसान के पास कुछ ना कुछ उसके वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसका कोई गोल होता है, उसको लगता है कि आई एम आई हैव दिस इज़ माय पर्पस एंड आई हैव टू अचीव दिस, बट व्हेन वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ ओपिनियंस अराउंड अस, तो हम उस अपने एक जो मेन आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, उसके ऊपर गिव अप कर देते हैं ईजिली। हमें लगता है कि अच्छा यार, ये दुनिया में ये जो लोग हमें बता रहे हैं इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, अब जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे बड़े हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, अब इन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये मेरा बुरा भी नहीं चाहेंगे, तो अगर मुझे वो कोई मशवरा दे रहे हैं तो इट मीन्स आई शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट, and that is the beginning point where you lose everything. I mean, where you give up easily to your dreams or your goals. And this boy didn't do that, or he kept on persisting it. And the only solution that his father gave in order to become a traveler was to become a shepherd first, to become a charwaha first, and he actually did that. So he was that serious about his goal. तो अगर मतलब उसको अचीव करने का एक ही तरीका है, तो why not start from that there? So he actually did that. So that is an amazing learning point. The first thing that you always need to remember, if there is something that you find valuable enough to pursue it, go after it, no matter no matter what other people are telling you, because if it's important for you, you will ultimately find something in it. The second thing is the conversation with the king. I think that's like again a mythical thing, and he just appears from nowhere and he knows everything about that person and all those. तो वो जो उसकी king के साथ जो conversation है, और वो जो उसको वो जो दो stones देता है और उसको actually guide करता है कि उसका जो dream है वो valuable है। Basically उसको dream ये आ रहा होता है कि उसने pyramids पे जाना और उसके नीचे कुछ खजाना छुपा हुआ है उसके लिए, और उसको वो जाके explore करना है। तो king उसको motivate करता है कि like यू हैव टू परस्यू दिस, क्योंकि ये जो कॉल है, ये जो नेचर कॉल है, ये सबको नहीं मिलती और अक्सर लोग इसको दबा देते हैं। कुछ अरसे तक तो नेचर आपको परसिस्ट करती है कि यू हैव टू परस्यू इट, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर आप दोबारा शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे लेसन वन एक जिसका ना इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक में जिक्र भी किया हुआ है कि बिगिनर्स लक की बहुत ज़्यादा बात हुई है, कि जब आप कोई चीज़ नई नई स्टार्ट करते हो ना, तो शुरू में आपको नेचर बड़ा उसका पुश देती है, आपको फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आपके सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट आई थिंक इज़ अ साइन फॉर यू टू जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल। तो अगर आपको ऐसा कोई मतलब कह लो कि हिंट मिल रहा है, या फिर ऐसी आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है जो आपको उस तरफ पुश कर रही है, जो कि हर बिगिनर को मिलती है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना होता, आपको उसको एम्ब्रेस करना होता है। एंड दैट द कन्वर्सेशन, द पोर्शन विद द किंग वाज एक्चुअली दैट व्हिच रीइंफोर्सेस हिज कंफ्यूजन। मतलब वो जो इन मतलब आधे अधूरे में वो था कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो जो किंग ने जो उसको मतलब क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, यू शुड गो अबाउट इट, यू शुड डू इट, तो वो वाली चीज़ जो है, दैट वाज द सेकंड कन्वर्शन, दैट वाज द सेकंड लेसन, दैट यू विल ऑलवेज गेट दैट dopamine in the beginning, and you might need a helping hand, and the nature will be that helping hand for you. You won't even realize it, but if you get such kind of a sign, just go for it. The third is that when he actually goes to that place and he lost his all his belongings and all those things, तो उसके बाद वो मर्चेंट के पास काम करना शुरू करता है। अगेन मैं बहुत मोटा मोटा उसमें से अपने लेसन बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टोरी में नहीं जा रहा। अगर आपको स्टोरी का आइडिया नहीं है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि पहले स्टोरी पढ़ लो, और उसके बाद मतलब चाहे ब्लॉग ही पढ़ लो, और उसके बाद फिर आप ये देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब जब वो मर्चेंट के पास काम करता है ना, थर्ड नंबर पे, यानी कि तीसरा जो उसका इंटरेक्शन है वो मर्चेंट के साथ है। अब मर्चेंट एक ऐसे इंसान की एग्जांपल है इस बुक के अंदर जिसने अपनी ड्रीम के ऊपर गिव अप कर दिया हुआ है। उसने ये सोच लिया हुआ कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, और मेरी तो एज गुजर चुकी हुई है, जिस ज़माने में मुझे कुछ करना चाहिए था वो गुजर चुका है। और ये एक आई थिंक अल्टीमेट एग्जाम्पल है बहुत सारे लोगों की सोसाइटी के अंदर, जो कि ये सोचते हैं कि नाउ द टाइम हैज़ पास्ड, मेरे तो बच्चे हो गए हैं, मेरी शादी हो गई है, और मैं डिफरेंट कमिटमेंट्स के साथ जो है वो इंगेज हूँ, तो आई कांट जस्ट परस्यू माई ड्रीम। तो वो एक रीइंफोर्समेंट देता है बुक में आपको राइटर के, नहीं मतलब एट दैट स्टेज इफ़ यू वांट टू यू कैन स्टार्ट, बट यू डोंट वांट टू स्टार्ट। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो हमारा बॉय है, हमारा हीरो है, वो जाता है उस मर्चेंट के साथ एसोसिएट होता है, उसकी शॉप चलाता है, उसको उसको बूस्ट करता है उसके बिजनेस को, और दोनों मिलकर जो है वो काफ़ी कमाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस मर्चेंट के अंदर ये मोटिवेशन नहीं आती कि वो जाके अपना ड्रीम जो है वो लिव अप करे, क्योंकि उसकी उसकी लॉजिक ये होती है कि मेरा ड्रीम ही वो है, यानी कि उसी को देख कर उसी को मुझे जीने की मोटिवेशन मिल रही है, और अगर मैं वो अचीव कर लूँगा तो मेरे पास जीने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रह जाएगी। बट आई थिंक दैट
was again an excuse for not doing the difficult thing, because that merchant was a real example of the laziness of not going beyond the comfort zone. And the protagonist was all about going beyond the comfort zone and just focusing on तो वो जो दो चीज़ों का एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस स्टेज के ऊपर इस बुक में आपको मिलता है कि आप अगर अपनी कंफर्ट जोन में रहोगे तो एक स्टेज के बाद नेचर भी आपका हेल्प करना बंद कर देगी, उसके बाद आप भी अपनी लॉजिक्स बना बनू के और अपनी सेटल हो जाओगे और अपनी एक ज़िंदगी में कंफर्ट जोन के अंदर सेटल हो जाओगे और आपको लगेगा कि नाउ आई एम अ कंप्लीट लूजर एंड आई जस्ट डोंट हैव टू एंड आई डोंट वांट टू इवन, और जहन में ऑटोमेटिकली लॉजिक्स बन जाएंगी। तो फिर मतलब अगर आपके पास उस काम को करने के अगर 50 बहाने हैं तो आपसे आपके पास कुछ ज़्यादा बहाने होंगे उसको ना करने के। तो ये एक पॉइंट जो था वो बड़ा सिग्निफिकेंट था, मतलब फॉर मी पर्सनली आई थिंक दैट वाज important learning, that if I really wish to do something, I should just not think about the circumstances or the time and all those things. I just have to just start working on it. The second lesson from this again merchant point was that the difference between merchant and that boy is that merchant wasn't taking any actions. He was just thinking about it, he was just imagining it, he was just reliving it, living it, and trying to imagine if my dream comes true, that this would happen, this would happen, but he wasn't putting any actions to in order to achieve that. But the boy himself, he lost all of those things. उसने अपनी भेड़ें भी बेच दी हैं, उसके बाद उसका सोना भी गायब हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर दिमाग में है कि मुझे ये अचीव करना है, और उसके लिए वो आगे से आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो जो एक एक्शंस वाली चीज़ है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको नोट डाउन करना चाहिए वो ये है कि अगर हम एक्शंस नहीं ले रहे और हम सिर्फ सोच रहे हैं तो वी वोंट बी एबल टू अचीव आवर गोल्स। खाली सोचना, खाली प्लान बनाना और खाली उसके लिए खुश होना और उसको उसको इमेजिन करना is nothing. Like it won't give you anything. The only thing is that putting effort for that, no matter how ambiguous that is, मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि you are clear कि मैं इसमें effort put कर रहा हूँ तो I will be there, क्योंकि इस boy की example से हमें ये पता चलता है कि वो he wasn't clear कि ultimately he will reach there or not, but still he was putting actions, he was doing whatever he can, whatever he thinks right, and he's just doing it, and ultimately he will reach there. So the action is super important. All right. उसके बाद I think the fourth major stage, like for me personally, is when he meets the Englishman. अब Englishman भी एक ऐसा ही शख्स है जिसको उसकी डेस्टिनी ने पुश किया हुआ है कि उसने जाके जो है वो अल्केमिस्ट से मिलना है, और इजिप्ट में जाके उसने अल्केमिस्ट से मिलना है, और जहाँ पर इन दोनों का पाथ जो है वो कोलाइड करता है और आपस में दोनों बात करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन जो है ना वो ये मिलता है। अब जो वो इंग्लिशमैन होता है वो भी अल्केमिस्ट से मिलना चाहता है, और इसके जहन में होता नहीं है, यानी जो हमारा बॉय है इसके जहन में होता नहीं है जो हीरो है उसके मैंने जाके अल्केमिस्ट से मिलना है। पर चूंकि इसने अपनी लर्निंग से वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ली होती हैं अपनी पर्सनालिटी में, जिसकी वजह से अल्केमिस्ट जो है यानी कि जो मेन बंदा है वो खुद इसके पास आता है और इससे पूछता है कि तुमने ये लैंग्वेज कहाँ से सीखी, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। खैर वो अगेन सारा वो दिट इज दिस मेटाफोर, बट द थिंग दैट struck me while I was reading it was one thing. The Englishman was all about his books. He was really into those academic things, he was into research, and he have done everything possible to learn from the books. और throughout that journey in the desert का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है यहाँ पर कि desert आपको बहुत सिखाता है और वो scary भी है और helpful भी है and all those stars and all, which was good. I think I like that part. उसके अंदर specifically यानी throughout his journey, the Englishman, the other guy, was रियली इनटू हिज बुक्स, और उसने बाहर वाली वर्ल्ड नहीं देखी, जबकि ये जो था हमारा जो हीरो है वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा था, डेजर्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, उसमें से सीख रहा था, लोगों की बातें सुन रहा था, लोगों से सीख रहा था, और मतलब कि उनसे लर्न करने की कोशिश कर रहा था। और एक जगह उनकी कन्वर्सेशन होती है, वो एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि वो उसको कहते हैं कि तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए, वो उसे कहते हैं कि तुम्हें डेजर्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए, और दे एंडेड अप नॉट लाइकिंग ईच अदर्स आइडियाज़। वो कहता है कि मुझे बुक से कुछ समझ नहीं आ रहा, और जो इंग्लिश मैन है वो कहता है कि मुझे इनको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई विल गो बैक टू माई बुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। बट द लर्निंग पॉइंट हेयर इज़ दैट जब अल्केमिस्ट एक्चुअली आता है तो वो ये कहता है कि जो इंग्लिश मैन है यानी जिसने वो बुक्स सारी की हुई हैं वो अभी तैयार नहीं है, उसको भी और काम करने हैं, तो वो उसको और किसी जो है ना वो ध्यान लगा देता है कि तुम पहले ये करो, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मेरे पास आना। मतलब उसे प्रैक्टिकली कुछ करने को कहता है कि तुम पहले बना कर तो देखो, तुम पहले किसी लेड को गोल्ड में कन्वर्ट तो करके देखो, अगर तुमसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर देखते हैं। मतलब वो उसको किसी और काम लगा देता है। बट बॉय के पास वो आगे कहता है कि तुमने वो ऑलरेडी वो चीज़ें सारी जो हैं वो अपनी एक्सपीरियंसेस से सीख ली हुई हैं। तो मेरा जो टेक अवे जहाँ पर था वो ये था कि in life, if you wish to become someone or you want to achieve something, it's not by reading about those things, not about fantasizing those ideas. That's not learning. The learning is basically your action. The learning is happens when you put that into the practical. So the practical knowledge is the ultimate knowledge. Like he skipped all of those parts and he became someone he didn't even realize by just noticing
the language of the people, by noticing the language of the things and all those things. तो अगर हम उसको spiritually भी perspective से देखें तो मतलब उसने ज़्यादा फोकस जो है वो अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में रखा। तो दैट इज़ आई थिंक द रियल थिंग। तो अगर हम उसको बिजनेस की परस्पेक्टिव से भी देखें तो वो लोग जो सिर्फ एक, लेट से मुझे अगर एसईओ का बिजनेस करना है और एसईओ की कोई मतलब मुझे कोई मार्केटिंग कंपनी खोलनी है और मैं उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दूँ, ब्लॉग्स पढ़ने शुरू कर दूँ, बुक्स पढ़नी शुरू कर दूँ, रादर देन समवन हु जस्ट परचेज अ वेबसाइट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, पुटिंग ब्लॉग्स, लर्निंग फ्रॉम इट, तो वो बंदा जो कि एक्शंस कर रहा है और रोजाना कुछ ना कुछ कर रहा है, आफ्टर अ ईयर उसकी लर्निंग और उसकी अकॉम्प्लिशमेंट मेरे से बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आई एम जस्ट हु जस्ट रीडिंग बुक्स एंड ऑल दोस स्टफ, राइट। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पर मेजर लेसन था। उसके बाद द लास्ट थिंग दैट आई थिंक आई वांट टू गिव यू इज दैट के जो एंड पर मतलब जो उसके साथ होता है कि जब वो अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँचता है और अल्केमिस्ट उसको हेल्प भी करता है और उससे वो बहुत कुछ सीखता है और उसे पता चलता है वहाँ पे उसका फिर से सोना चोरी हो जाता है, उसको लोग मारते हैं, उसके बाद बताते हैं कि उसे अल्टीमेटली समझ ये आता है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था एक्चुअली जो ट्रेजर है वो है वहीं पर जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, बिल्कुल अपना जर्नी स्टार्ट किया था। तो इस पर वो खुश भी होता है और फिर वापस आता है वो पे। But the point is, like, uh, the major, I think, the highlight, the pinnacle of this book is that the treasure in itself wasn't about finding that gold or finding those things in the pyramids. It was all about, throughout this, it was all about his journey. It was all about that self growth, putting in the difficult situation, putting in a difficult conversation, putting himself in a situations where he had to make difficult decisions, कि अपनी अगर शीप को बेचना है उसने और उसके बाद उसने आगे मूव करना है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल डिफिकल्ट मतलब डिसीजन थे। क्यों कोई अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ेगा और उसके बाद वो जाएगा जस्ट बिकॉज ही हैड अ ड्रीम। तो लेकिन बट ही रेड दैट। तो उसने अपने बेसिकली जो सारी बुक का जो आई थिंक जो मुझे लगता है क्रक्स है ना वो यही है कि वी फोकस टू मच ऑन द डेस्टिनेशन बट इट्स नेवर अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द जर्नी, because the journey is something which is making you a better person, which is helping you evolve over the period of time, and that you should not neglect. So these are some of the key takeaways that I got from this book, and I hope you would relate to them. And if you want to read about more books and all, you can check out the website and let me know in the comments. Do you agree with these takeaways or not?